नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन में लोक सेवा के कुछ अन्य पक्षों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक सेवा का महत्व, उसका अर्थ और आधुनिक लोक सेवा की विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम प्रारंभ करते हैं। लोक सेवा के मुख्य कार्य कौन से हैं? लोक सेवा के कार्यों की यदि चर्चा करी जाए तो लोक सेवा के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में वे कार्य हैं जो लोक सेवा के मूल कार्य हैं, अर्थात जिन कार्यों के लिए लोक सेवा का गठन किया गया था वो कार्य लोक सेवा के मूल कार्य कहलाते हैं। ये कार्य कोई और संपादित नहीं कर सकता, ये स्वयं लोक सेवा के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। दूसरी प्रकार के कार्य लोक सेवा के ऐसे कार्य हैं जो उसे विकास और प्रत्यायोजन के माध्यम से मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कार्य जो किन्हीं दूसरे अधिकारियों को या किन्हीं दूसरी संस्थाओं को करने थे, अब उनके स्थान पर वे कार्य लोक सेवक करने लग गए हैं। इस प्रकार से यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो लोक सेवा के कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो मौलिक कार्य और दूसरे अर्जित कार्य। लोक सेवा के यदि मौलिक कार्यों की चर्चा करें तो उनका प्रथम मौलिक कार्य है परामर्श देना। परामर्श किसको देना? परामर्श जिस विभाग में वे कार्यरत हैं उस विभाग के मंत्री को परामर्श देना। परामर्श देने का कार्य संपूर्ण लोक सेवा नहीं करती, वरन प्रत्येक विभाग में लोक सेवकों का पद सोपान के आधार पर पद वर्गीकरण होता है। जो सर्वाधिक उच्च स्तर पर स्थित जो प्रबंधकीय लोक सेवक होते हैं, जो सिविल सेवा में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के जो ऊपरी जो एक या दो रैंक है, उन रैंकों के सर्वोच्च अधिकारी सामान्यतः अपने विभागीय नीतियों के मामले में मंत्रियों को परामर्श देते रहते हैं। वस्तुतः मंत्रीगण क्योंकि लोकप्रियता के आधार पर चुनकर के आते हैं और किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे दिया जाता है, उसके विभाग के बंटवारे में यह नहीं देखा जाता कि संबंधित मंत्री को अपने विभाग की मूल बातों का ज्ञान है अथवा नहीं। इसलिए यह मानना चाहिए कि मंत्री अपने विभागीय सूक्ष्मताओं के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है और इसलिए उस मंत्री को अपने विभागीय कार्यों के संपादन में हर छोटी बात पर अपने विभाग के लोक सेवकों का परामर्श लेना होता है और उस परामर्श के अनुसार ही वह निर्णय देता है। उसकी इस स्थिति पर चर्चा करते हुए रेम्ज़ेमोर ने यह कहा है कि 100 में से 99 मामलों में मंत्री लोक सेवकों के परामर्श के आधार पर कार्य करता है और जैसा लोक सेवक कहता है उस स्थान पर वो हस्ताक्षर कर देता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने एक बार लोक सेवकों की इस स्थिति को दर्शाते हुए कहा था कि मंत्रियों का काम लोक सेवकों के बिना किसी भी सूरत में नहीं चल सकता, किंतु लोक सेवक मंत्रियों के बिना सरकार चला सकते हैं। लोक सेवकों का जो दूसरा मौलिक कार्य है जिसके लिए लोक सेवा की रचना की गई वो है नीति को क्रियान्वित करना। अर्थात लोक सेवा का जो कार्य है वो अस्थायी कार्यपालिका के कार्यों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है वह अपनी नीतियों की प्राथमिकता के अनुसार कानूनों का निर्माण करती है और पूर्व में बने हुए कानूनों को भी उसे क्रियान्वित करना ही होता है। इन कानूनों का निरंतर
और अबाध क्रियान्वयन राजनीतिक कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य होता है। इसी के लिए सरकारों का निर्माण भी किया जाता है, किंतु केवल 5 वर्ष तक या केवल 4 वर्ष तक किसी अन्य देश में जितने समय के लिए वे आते हैं उस समय में वो अपने काम को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। तो उनके द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करने का काम, जो मुख्य काम है, वो लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए ही लाखों की संख्या में पूरे देश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक सेवकों की भर्ती की जाती है। पूरा का पूरा सरकार का जो एक विशाल ढांचा है वो नीति के क्रियान्वयन के लिए ही खड़ा किया जाता है। यदि हम शिक्षा विभाग की बात करें तो जो किसी भी गांव में स्थित जो पाठशाला है उसका जो चपरासी है, उस चपरासी वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक और वहाँ पर उस पाठशाला के प्रबंध को देखने वाला प्रधान अध्यापक, इन सब से लेकर के उच्चतम स्तर तक जो सर्वोच्च लोक सेवा का जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में, वे सब मिलकर के राष्ट्रीय सरकार की शिक्षा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। और ऐसा ही अलग अलग विभागों में होता है। इस तरह से लोक सेवकों की जो लाखों की संख्या में विशाल सेना है, ये सरकार की नीति को क्रियान्वित करने का काम करती है। और तीसरा जो मुख्य कार्य है लोक सेवा का, मूलभूत काम है, वो है सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना। लोक सेवकों के द्वारा जनता के सार्वजनिक हितों को निष्ठापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सार्वजनिक शिक्षा का मामला हो, विभिन्न घरों में चाहे बिजली पहुंचाना है, चाहे पानी पहुंचाना है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन का प्रबंध करना है, अर्थात सामूहिक जीवन के लिए जितनी भी सेवाएं होती हैं और उन सेवाओं को निजी सेक्टर या जो लाभ पर आधारित संस्थाएं नहीं करती हैं, किंतु उन्हें भी सरकारों को करना ही पड़ता है। इन मूलभूत सेवाओं का संपादन भी सरकारें लोक सेवा के माध्यम से ही करती है। इसलिए जब से जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है, तब से जन्म से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक सरकार को अपने नागरिकों के सभी पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है और यह कार्य सरकारें सार्वजनिक लोक सेवा के माध्यम से ही करती हैं। अब यदि बात करें ऐसे कार्यों की जो अर्जित कार्य हैं, अर्थात मूल रूप में जिनका निर्माण लोक सेवा उनके लिए नहीं बनी थी, किंतु समय के साथ साथ अन्य संस्थाओं के कार्यों का भी उस पर आरोपण हो गया। अब वो कार्य लोक सेवाएं ही करती हैं। इनमें सबसे पहला काम है नीति निर्माण। नीति निर्माण का जो कार्य है मूलतः तो किसी भी देश में राजनीतिक कार्यपालिका का होता है और ब्रिटेन में यह कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को करना होता है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है उसको अपनी निर्धारित नीतियों के अनुसार नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। किंतु नीति निर्माण के संबंध में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मंत्रियों को अपने अपने विभागों से संबंधित सूक्ष्म विशेष बातों का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए वे नीति निर्माण से संबंधित आवश्यक तथ्य, आवश्यक आंकड़े, किसी भी नीति को लागू करने में कितना खर्चा होगा, उस नीति को लागू करने में धरातल पर किस प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, उस नीति को लागू करने में कितने लोगों की आवश्यकता रहेगी और क्या यह नीति वास्तव में लोगों के भले के लिए है और इस नीति से संबंधित पुराना अनुभव क्या कहता है। इस प्रकार एक नीति के निर्माण में अनेक पक्षों में बहुत सारे तथ्यों की
और बहुत सारी अनुभवों की आवश्यकता होती है। ये तथ्य उपलब्ध करवाने का कार्य लोक सेवा ही करती है, क्योंकि लोक सेवा का जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, उसमें सारा पिछला रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा हुआ होता है। और जो लोक सेवक है वो सालों से इसी काम को कर रहे हैं, इसलिए अपने विभाग की नीतियों के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए नीति निर्माण के प्रत्येक पक्ष में न केवल मंत्री लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं, वरन आज तो स्थिति यह हो गई है कि मंत्री व्यवहार में नीति निर्माण का दायित्व भी लोक सेवकों पर डाल देते हैं। सामान्यतः कानून निर्माण का जो कार्य है, जो संसद का कार्य है, मूलतः संसद ने उस कार्य को करना छोड़ दिया है और मंत्रियों के जिम्मे दे दिया है। और अब ये कहा जाता है कि मंत्रियों ने भी कानून निर्माण का काम काफ़ी हद तक छोड़ दिया है और कानून निर्माण का यह जो कार्य है वो अब लोक सेवक ही करते हैं। अपने अपने विभागों से संबंधित कानूनों का निर्माण अलग अलग विभागों के लोक सेवक मूलतः करते हैं। इस प्रकार से कानून निर्माण का जो प्रत्यायोजन है वो संसद ने मंत्रिमंडल को किया और मंत्रिमंडल ने लोक सेवा को कर दिया है। दूसरा जो कार्य है वो है प्रत्यायोजित विधि निर्माण। प्रत्यायोजित विधि निर्माण का अर्थ ये है कि जब कानून बनाया जाता है उस समय कानूनों की केवल मोटी मोटी रूपरेखा ही बना दी जाती है, क्योंकि संसद के सत्र में, जिस सत्र में उसे पारित करवाना है, वो सत्र बहुत छोटा होता है और उस सत्र में पूरे विस्तृत कानून की रूपरेखा बनाना संभव नहीं होता है। फिर बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में भी कानून में अनेक प्रकार की छोटी मोटी धाराओं को जोड़ना जरूरी होता है। इसलिए आजकल जो तरीका प्रचलित है वो ये है कि कानून का केवल जो शीर्षक है या उसके सिद्धांतों की मोटी मोटी बातों का जिक्र उस कानून में कर दिया जाता है और उसके विभिन्न कार्यों, जो अध्याय हैं, उसके भाग हैं, विभाग हैं, उनके भीतर जो छोटी छोटी नियमावली जोड़ने का काम है वो लोक सेवक तभी करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है और जब उन्हें लागू करना होता है। इसलिए हम प्रत्यायोजित विधि निर्माण की तुलना उस पुस्तक से कर सकते हैं जिस पुस्तक के जो फ्रंट पेज है या जो कवर पेज है, जो उसका मुख्य पृष्ठ है, उस पर पुस्तक के शीर्षक को लिख दिया गया है, किंतु अंदर जो विभिन्न अध्याय लिखने हैं, उन अध्यायों के भीतर क्या लिखना है वो लिखने का काम अब लोक सेवा करती है। इस प्रकार से विधि निर्माण का जो काम है वो भी काफ़ी हद तक लोक सेवकों के पास हस्तांतरित हो गया है। तीसरा है अर्ध न्यायिक कार्य। इसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहते हैं। और अर्ध न्यायिक जो कार्य है, ये कार्य भी हम इसको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कानून निर्माण का कार्य मूलतः संसद का था किंतु अब वो लोक सेवा करने लग गई है, इसी प्रकार से न्याय प्रदान करने का कार्य मूलतः न्यायपालिका का था किंतु अब वो भी लोक सेवा, कुछ मामलों में लोक सेवा करने लग गई है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक कार्य कहा जाता है। जैसे विधि निर्माण से पहले हमने शब्द लगा दिया प्रत्यायोजित, जिससे पता चलता है कि मूल काम संसद का है, किंतु अब ये हस्तांतरित कर दिया गया है लोक सेवा को। इसी प्रकार न्यायिक कार्य से पहले हमने शब्द लगा दिया अर्ध न्यायिक कार्य या प्रशासनिक न्याय। तो यह जो न्याय का कार्य है, यह यद्यपि न्यायपालिका को करना चाहिए, किंतु जिन कारणों से प्रत्यायोजित कानून का विकास हुआ, लगभग उन्हीं कारणों से इस प्रशासनिक न्याय के कार्य का भी विकास हो गया।
क्योंकि जो न्यायपालिका है उसके ऊपर पहले से ही कामों का बहुत अधिक बोझ रहता है। और जिस प्रकार से तकनीकी विकास के कारण बहुत तेज़ गति से नए नए कानून बनते हैं, और उन नए नए कानूनों की जो तकनीकी बारीकियां होती हैं, उन तकनीकी बारीकियों का ज्ञान न्यायपालिका के न्यायाधीशों को नहीं होता। और न्यायपालिका के न्यायाधीश तो केवल परंपरागत न्याय का कार्य ही कर सकते हैं। इसलिए अब ऐसा किया जाता है कि प्रत्येक विभाग में जो विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो न्याय प्रदान करने का कार्य भी कर देते हैं। ये अलग अलग तरह से किया जा सकता है। विभागों में अलग से न्याय की एक शाखा का निर्माण किया जा सकता है। उन विभागों में जो सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी हैं वो न्याय का कार्य कर सकते हैं। और न्याय के इस कार्य को प्रशासन को या लोक सेवा को सौंपने के पीछे मुख्य तर्क ये है कि न्यायपालिका में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत न्याय को प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में जाता है, किंतु जब सामूहिक न्याय की बात है, जब जनसाधारण के गरीब और दबे कुचले लोगों को जब न्याय देने की बात आती है, तब न्यायपालिका में वो कार्य ठीक तरह से नहीं किया जा सकता। क्योंकि न्यायपालिका में जाने के लिए वकीलों को हायर करना पड़ता है, अर्थात हमें अपने लिए वकील खोजने पड़ते हैं। उन वकीलों को बहुत बड़ी मोटी रकम जो उनका न्याय से संबंधित मुकदमों को लड़ने के लिए दी जाती है, और अनेक साल लग जाते हैं एक छोटे से न्याय को प्राप्त करने के लिए। तो न्यायपालिका जो न्याय का काम करती है वो व्यक्तिगत स्तर पर करती है, किंतु ये जो प्रशासनिक विभागों में जो न्याय का काम किया जाता है वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो दबे कुचले और जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लोक सेवाओं में ये कार्य किया जाता है। इसको ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया सरकार ने कोई नीति बनाई और उस नीति के अंतर्गत एक गांव के जमींदार की जमीन को सरकार अधिग्रहित कर लेती है, क्योंकि उस स्थान पर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अब जमींदार की जो जमीन सरकार ने अधिग्रहित की है या ले ली है बहुत ही कम दाम में, जमींदार उस काम के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है कि वो जमीन उसके व्यक्तिगत स्वामित्व में थी किंतु सरकार ने उसकी जो संपत्ति की रक्षा करने के बजाय उसका संपत्ति का अधिग्रहण करके उसके मूलभूत अधिकार का हनन किया है। किंतु जिस कानून के अंतर्गत उस जमींदार की जमीन ली गई है, उस कानून में ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा से अधिक जमीन है तो सरकार गरीब लोगों के हित में वो जमीन उससे ले सकती है। इस प्रकार के कानून की जो व्याख्या है वो न्यायपालिका ठीक से नहीं करेगी, इसलिए इस कानून में सामान्य हित में और जमींदार के हित में जो एक क्लैश उत्पन्न हुआ है, जो एक बाधा आई है, उसी को जांच करने का काम विभाग उस कानून के संदर्भ में करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक सेवा के द्वारा जिस अर्ध न्यायिक काम को किया जाता है वह मुख्यतः गरीब और वंचित वर्गों के या सामूहिक हित में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए किया जाता है। किंतु न्यायपालिका के द्वारा जो काम किया जाता है वो काम मुख्यतः राजनीतिक और कानूनी और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस तरह से हम फिर से दोहरा देते हैं कि न्याय का जो मुख्य काम न्यायपालिका का है उसे अब बड़ी मात्रा में
अर्धन्यायिक कार्यों के रूप में लोक सेवा करने लग गई है। इस प्रकार से लोक सेवा के जो वर्तमान में कार्य हैं वो बहुत विशाल हो गए हैं और अब स्थिति यह है कि अपने मूलभूत कार्यों से भी अधिक कार्य का जो बोझ है वो उसके अर्जित कार्यों के कारण हो गया है। और इस प्रकार जो गुणात्मक दृष्टि से और मात्रात्मक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से लोक सेवा के कार्यों में अनंत गुना का विस्तार हुआ है। अगले वीडियो में हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।